हेलो सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ सब अच्छे हो। मैं रोहित कुमार यूसी लाइव चैनल आपके लिए नई क्लास लेके आए। जैसे कि आपको पता है कि हमने स्टार्ट की, तो अभी तक तो हमने 6 भाग डिस्कस कर लिए हैं। ये हमारा साथ, तो जिन्होंने पहले की क्लासेस नहीं देखी हुई और पहले की क्लासेस देख, ताकि उनको एक आइडिया हो जाए कि अभी तक हमने। और आज जो हम इस क्लास में जो डिस्कस करेंगे वो हम पॉलिटी में जो डिस्कस करेंगे वो यूनियन एग्जीक्यूटिव जो हमारे पास भाग जो हमारे पास 5 में आता है, जिसमें प्रेसिडेंट आता है, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट और उसके बाद हमारे पास जो अटॉर्नी जनरल और जितने भी रहते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। ये जो सीरीज़ है ये आपके एसएससी के जो अभी सीएसएचएल के जो पेपर है वो स्टार्ट होने वाले हैं, तो उसमें ये आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचाने वाली है। कि एसएससी ने हाल ही में अनाउंस किया है कि 37,000 हमारे पास जो है वो वैकेंसी आ रही है। तो उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को टकटकी लगा के देखेंगे और ये जो क्वेश्चन है ये आपको आने वाले एग्ज़ामों में काफ़ी फ़ायदा पहुँचाएँगे। इससे पहले भी मैं जो आपके पास सॉल्यूशन जो हमारे पास मॉडर्न हिस्ट्री जो थी उसकी हमारे पास 30 वीडियो है वो मैंने पहले ही डिस्कस कर ली है। तो जिन्होंने वो क्लासेस भी नहीं देखी हुई हैं, एक उसकी कंबाइन वीडियो भी यहाँ पे पड़ी होगी, तो वो सारी ही वो देख सकते हैं। वो 7-8 घंटे की है, अगर आप वो देखना चाहो तो वो भी देख सकते हैं और ये आपको पेपर में काफ़ी फ़ायदा पहुँचाने वाली। जो हमारा यूसी लाइव चैनल है वहाँ उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और वहाँ पे जो बेल आइकन बटन है उसको ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको जो भी हमारे चैनल पे जितनी भी नई नोटिफिकेशन कोई भी आती है वो आप तक तुरंत पहुँच जाए। और जो भी हम हमारे पास जो भी नोटिफिकेशन आएगी, जो भी हम चैनल पे डालेंगे वो आप तक तुरंत पहुँच। तो आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कहा गया है कि जो रेसाइन हिल है कहाँ है। तो जहाँ पे राष्ट्रपति भवन बना हुआ है उसको क्या कहा जाता है, वो किस हिल में है, किस हिल में है, तो उसको बोला जाता है रेसाइन हिल। और ये जो है ये अरावली रेंज में है। जो हमारे पास अरावली जो रेंज है, जो अरावली रेंज है उस पे है। और ये सबसे पुरानी ओल्डेस्ट रेंज है, ओल्डेस्ट रेंज है दुनिया की सबसे पुरानी जो रेंज है, श्रृंखला है, वो कौन सी है, अरावली रेंज। और इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है, तो जहाँ पे माउंट आबू है राजस्थान में। राजस्थान में जो माउंट आबू है वहाँ पे स्नोफॉल होता है। माउंट आबू भी इसी श्रृंखला पे आता है, किस पे, अरावली पे आता है। राजस्थान से स्टार्ट होती है और दिल्ली तक ये आती है। ठीक है, तो ये सबसे पुरानी जो है, सबसे ओल्डेस्ट जो रेंज है वो कौन, तो अरावली रेंज है और जहाँ पे राष्ट्रपति भवन स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है भारत के राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई हैं। तो जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनको आपातकालीन जो शक्तियां वो कितनी कितनी प्रदान की गई हैं, तो 3 आपातकालीन शक्तियां दी गई। जो हमारे पास अनुच्छेद जो आर्टिकल जो है हमारे पास 352 पहली जो नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है। ठीक है, जो हमारे पास नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है जब हमारे पर कोई भी बाहर का देश आक्रमण करता है, तो उस टाइम जो इमरजेंसी लगाई जाती है उसको नेशनल इमरजेंसी कहा जाता है। और दूसरी हमारे पास अनुच्छेद में जो दी गई है वो 356 दी गई है, जिसको प्रेसिडेंट रूल के नाम से जाना जाता है। जब किसी भी राज्य का शासन भंग हो जाता है, उसकी विधानमंडल क्या हो जाता है, टूट जाता है, विघटित हो जाता है, तब वहाँ पे कौन रूल करता है, तो प्रेसिडेंट का रूल लग जाता है। उसके बाद हमारे पास आर्टिकल 360 जो है, जिसमें फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बात की जाती है कि अगर कभी भी देश में फाइनेंशियल अर्थव्यवस्था जो है वो डगमगा जाती है, तब कौन सी इमरजेंसी लगती है, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है, जो अनुच्छेद 360 में बात। तो 3 प्रकार की जो हमारे पास आपातकालीन शक्तियां देख के रखी वो राष्ट्रपति। अभी जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं वो कौन से नंबर के हैं, तो जो राष्ट्रपति जी हैं वो हमारे पास 14वें नंबर के हैं, क्योंकि अभी हाल ही में वो उनको अपॉइंट मतलब नियुक्त किया गया है। और वो कौन है, उनका क्या नाम है, तो उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। ठीक है जी, द्रौपदी मुर्मू जी पहली आदिवासी जो है वो हमारे पास राष्ट्रपति बनी हुई हैं। और जो है हमारे पास ये 14वीं कौन सी है, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार अपने पद के लिए पुनर्निर्वाचन का मांग कर सकता है। तो जो भारत का राष्ट्रपति है वो कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है,
तो वो कितनी बार मतलब एनी टाइम, और वो कितनी भी बार क्या बन सकता है, प्रेसिडेंट बन सकता है, कहाँ का, भारत का। क्योंकि भारत में ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपको भारत का प्रेसिडेंट बनना है तो आप कितनी बार भी आवेदन कर सकते हैं। यूएसए में क्या है कि यूएसए में जो प्रेसिडेंट चुना जाता है वो 4 सालों के लिए चुना जाता है, और मैक्सिमम वो दो ही बार प्रेसिडेंट बन सकता है, मतलब 8 साल ही प्रेसिडेंट बन सकता है। उसके बाद वो कभी भी प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। बट भारत में ऐसा नहीं है, भारत का प्रेसिडेंट 5 सालों के लिए होता है, और वो अगर अपना जो कार्यवर्ष है वो उसके बाद भी इलेक्शन लड़के दूसरे साल भी बन सकता है। तो इसमें ये नहीं लिखा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो मतलब जो है वो जितने जितना मर्जी टाइम चाहे वो क्या कर सकता है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन लड़ सकता है। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहता है तो वे अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? अगर राष्ट्रपति जी अपना इस्तीफा देना चाहते हैं तो वो अपना त्यागपत्र किसको देंगे? तो जो हमारे पास 22 प्रेसिडेंट होंगे, जो उप अध्यक्ष होंगे, ठीक है जी, जो हमारे पास 22 प्रेसिडेंट होंगे, जिनको हम 22 प्रेसिडेंट कौन होते हैं, जो हमारे पास राज्यसभा होती है उसके जो चेयरमैन होते हैं वो कौन है, 22 प्रेसिडेंट। जो हमारे पास अभी जो 22 प्रेसिडेंट है उनका मुझे नाम कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और वो कौन से नंबर के 22 प्रेसिडेंट बने हुए हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में उनका नाम लिख के बताएंगे। और ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी हाल ही में उनको वो नियुक्त किए गए हैं वाइस प्रेसिडेंट। तो जो अगर राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देना होगा तो वो किसको देगा? तो जो हमारे पास उपराष्ट्रपति है उनको क्या देगा, त्यागपत्र देगा। क्लियर है जी बात। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट में क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा क्या है? तो जो अगर भारत का राष्ट्रपति बनना है तो आपकी जो अधिकतम आयु है वो कितनी होनी चाहिए? तो हमारे जो अगर किसी को राष्ट्रपति बनना है, भारत का प्रेसिडेंट बनना है, तो कोई भी अधिकतम आयु सीमा नहीं है। तो भारत का जो राष्ट्रपति है वो अगर उनकी आयु का कोई भी वहाँ पे कोई भी बैरियर नहीं है, अधिकतम कोई भी आयु डिसाइड नहीं की गई है कि बंदे की जो अधिकतम आयु इतनी होनी चाहिए तो ही वो राष्ट्रपति बन सकता है। अगर उससे ज़्यादा हुई तो वो राष्ट्रपति नहीं बन सकता है, ऐसी कोई आयु नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति भवन किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? तो राष्ट्रपति भवन जो डिजाइन किया गया था, जिनका नाम क्या था, एडविन लुटियस। एडविन लुटियस जो थे, जिनके द्वारा राष्ट्रपति भवन का निर्माण किया गया है। और ये इंपॉर्टेंट है, ये पीसीएस के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो हमारे पास राष्ट्रपति भवन है वो उसके जो डिजाइनर थे वो कौन थे? तो एडविन लुटियस जो थे उसके डिजाइनर थे। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति का अध्यादेश लागू लागू रह सकता है? जो राष्ट्रपति है जो ऑर्डिनेंस पास करता है वो जो मैक्सिमम कितने टाइम के लिए उनका जो रूल है, जो ऑर्डिनेंस है वो रह सकता है? तो इसका जो हमारे पास ऑप्शन नंबर 6 महीने के लिए वो ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं। उनका जो रूल है वो जो कोई भी रूल बनाएंगे वो 6 महीने तक, मैक्सिमम 6 महीने तक चल सकता है। ये भी पेपर में क्वेश्चन, बड़ी बार पेपर में क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस है कैन रिमेन्स इन द फोर्स, कितने महीनों के लिए वो अपने अस्तित्व में रहता है? तो वो 6 महीनों के लिए अपने अस्तित्व में रहता है, उसके बाद नई लोकसभा बनानी ही पड़ती है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर जो बी है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग की पहल कौन कर सकता है? कि अगर राष्ट्रपति को उनके उनके पद से हटाना हो तो उन पे एक प्रोसेस चलाई जाती है जिसे इम्पीचमेंट की प्रोसेस कहते हैं, और हिंदी में उसे महाभियोग की प्रोसेस कहा जाता है। तो इस प्रोसेस को कैसे चलाया जाता है? तो इस प्रोसेस को राष्ट्रपति के लिए किसी भी सदन में 1/4 सदस्य कि हमारे पास अगर किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाना हो तो इसको किसी भी सदन में चलाया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। उसमें जो प्रेजेंट 50 बंदे हैं, ठीक है, जो अगर मान लो कि उसमें से हमारे पास 200 बंदे हैं तो 200 बंदों का 1/4 सदस्य उसमें क्या होनी चाहिए, साइन होनी चाहिए, मतलब 150 लोगों के क्या होनी चाहिए, साइन होनी चाहिए। और ये विद इन 14 डेज पहले, 14 दिन पहले राष्ट्रपति को बताना पड़ता है, और राष्ट्रपति अपनी इस कार्रवाई में बैठ सकता है। ठीक है जी, इस कार्रवाई में सुन सकता है। जब एक बार ये जो रेजोल्यूशन है पास कर दिया गया उसके बाद वो प्रोसेस चलाई जाती है, चाहे उसको लोकसभा में चलाएं चाहे उसको
राज्यसभा में चलाएं, कोई इशू नहीं है, किसी भी उसमें चलाए जा सकते। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव को में कौन कौन शामिल होता है, कौन कौन उसमें वोट डालता है, ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार पेपर में पूछा जा चुका है कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन कौन भाग लेता है, इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारे पास संसद, जो हमारे पास लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, मतलब उसको संसद बोलते हैं, वो भाग लेते हैं। जो राज्य की विधानसभाओं के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य मिलकर एक निर्वाचक मंडल द्वारा, ठीक है जी, जो हमारे पास लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, ठीक है जी, जो हमारे पास लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वो भी इसमें भाग लेती हैं। इसमें लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है वो पार्टिसिपेट नहीं करती है। ध्यान रखना कि जो हमारे पास इसमें क्या कहा गया है, बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली, जो राष्ट्रपति के जो इलेक्शन होते हैं उसमें संसद भाग लेती है। संसद मतलब जो हमारे पास लोकसभा प्लस राज्यसभा, और जो हमारे पास राज्य की, जो हमारे पास लेजिस्लेटिव असेंबलीज होंगी, जो हमारे पास विधानसभाएं होंगी, वो इसमें भाग। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर है, और ये बड़ी बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र होने के लिए एक व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? ठीक है कि अगर किसी को भारत का राष्ट्रपति बनना है तो उसकी जो मिनिमम एज है वो कितनी होनी चाहिए? तो वो 35 वर्ष की होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी बड़ी बार पेपर में पूछा है। अगर किसी को भारत का राष्ट्रपति बनना है तो उसकी जो आयु है वो 35 वर्ष की होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल की संख्या से होता है जिसमें से शामिल नहीं होते। तो जो हमारे पास राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, मतलब अप्रत्यक्ष इलेक्शन होते हैं। अप्रत्यक्ष इलेक्शन का मतलब होता है कि जिसमें हम वोट नहीं डालते हैं, जिसमें हमारे द्वारा कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं किया जाता है, उनको बोलते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन, अप्रत्यक्ष रूप से इलेक्शन। तो उन इलेक्शन में, उन चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है? तो उन चुनाव में किसके द्वारा भाग नहीं लिया जाता है? मैं अभी पीछे डिस्कस किया कि राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य कि जो हमारे पास लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है उसके जो मेंबर्स होते हैं वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। उसमें लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस जो हमारे पास लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, इसके जो मेंबर होते हैं वो सारे के सारे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग लेते हैं। और ये जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, जिनको बोलते हैं अप्रत्यक्ष। ठीक है जी, अप्रत्यक्ष जो हमारे पास इलेक्शन होते हैं। तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय भारत के राष्ट्रपति के जो आयोजित किया जाता है, प्लेजर के लिए आयोजित किया जाता है? राष्ट्रपति जो होता है उसका जो, उसके द्वारा जो प्रेसिडेंट होता है वो सब किस किस का प्रेसिडेंट होता है? तो राष्ट्रपति जो होता है वो गवर्नर ऑफ द स्टेट, जो गवर्नर ऑफ द स्टेट होते हैं उनका जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं? राष्ट्रपति। ठीक है जी, कि अगर जो राष्ट्रपति जी हैं, राष्ट्रपति जो होते हैं वो किसी भी स्टेट, उन्होंने स्टेट के अंडर राज्यपाल होते हैं, राज्यपाल जिसके अंडर काम करते हैं वो कौन होता है? राष्ट्रपति। ठीक है, द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, जो भारत का पहला नागरिक है वो भी कौन होता है? राष्ट्रपति। हर जितनी भी हमारे पास सेनाएं हैं उनका जो मुखिया होता है वो भी कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो मैक्सिमम जो 95% जो काम किए जाते हैं वो राष्ट्रपति के नाम पे किए जाते हैं। ठीक है, तो आपको अगर कहीं भी आए तो मैक्सिमम जो जितने भी 95% जितने भी काम है वो राष्ट्रपति के नाम पे ही किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संघ कार्यकारिणी में शामिल है कि जो हमारे पास यूनियन एग्जीक्यूटिव है उसमें क्या क्या शामिल है? तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में जो हमारे पास पार्ट जो है 5 में आते हैं, भाग 5 में आते हैं। इसमें जो हमारे पास केवल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और परिषद, मंत्री परिषद, जो कैबिनेट है, जो काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स है, वो सारे के सारे किसमें आते हैं? जो हमारे पास यूनियन एग्जीक्यूटिव है उसमें सारे के यूनियन एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया के अंडर कौन कौन आते हैं? प्रेसिडेंट आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, और जो हमारे पास काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स वो आते हैं। जो हमारे पास मंत्रिमंडल है, ठीक है, जो मंत्री परिषद है वो सारा का सारा किसमें आता है? तो यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंडर ये सारे के सारे काम करते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति चुनावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें से हमें बोला गया है कि कौन सा कथन बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति चुनावों के लिए एक उम्मीदवार के नामांकन पत्र पर जो हमारे पास प्रस्तावक के रूप में कम से कम 50 मतदाताओं और अनुमोदकों के रूप में 50 अन्य मतदाताओं के हस्ताक्षर होने चाहिए। बिल्कुल बात सही है कि अगर किसी का नॉमिनेशन भरना है, किसी भी कैंडिडेट का नॉमिनेशन भरना है, किसके लिए, प्रेसिडेंट के लिए, तो क्या होगा कि एटलीस्ट जो 50 इलेक्टोरेट्स हैं और जो हमारे पास अदर जो 50 सेकंड जो इलेक्टोरेट्स हैं उनके क्या होनी चाहिए, साइन होने चाहिए और उसके बाद ही उनका नामांकन भरा जा सकता है। बिल्कुल बात सही है। राष्ट्रपति चुनाव में निर्धारित सुरक्षा जमा रुपए 25,000 है कि अगर आपको सिक्योरिटी जमा करवानी है, ठीक है जी, अगर आपको राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने हैं तो उसमें जो सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाई जाती है वो 25,000 होती है। अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी घपला हो जाता है तो उसको कौन देखता है जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया देखता है। इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि अगर राष्ट्रपति के चुनावों में कोई भी गड़बड़ी होती है तो उसको इलेक्शन कमीशन नहीं देखेगा, तो उसको कौन देखेगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया देखता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये बड़ी बार पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पे ये दोनों की दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर। उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के राष्ट्रपति धन विधायक को लोकसभा को पुनः विचार के लिए नहीं लुटा सकते। बिल्कुल बात सही है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकालीन की वृद्धि के दौरान भारत के राष्ट्रपति संसद सत्र के दौरान भी अध्यादेश बना सकते हैं। बिल्कुल। अगर हमारे पास यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी लग जाती है तो जो ऑर्डिनेंस पास करता है, जो बिल पास करता है, कोई भी रूल जो बनाया जाता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा बनाया जाता है। चाहे हमारे पास पार्लियामेंट क्या हो, सेशन में हो, पार्लियामेंट का क्या चल रहा हो, काल में हो, तो तब भी जो हमारे पास रूल है वो राष्ट्रपति बना सकते हैं क्योंकि वहाँ पे तब नेशनल इमरजेंसी लगी है। और नेशनल इमरजेंसी में संसद जो है वो काम नहीं करती है तो कौन काम करता है, सारी जो पावर्स है वो किसके पास आ जाती है, तो राष्ट्रपति के पास आ जाती है और राष्ट्रपति अध्यादेश जो है वो पास करते हैं। दूसरी ऑप्शन भी सही है। और जो हमारे पास लोकसभा जो मनी बिल होता है वो लोकसभा में ही पास किया जाता है। अगर मनी बिल को जो हमारे पास राष्ट्रपति हैं वो वापस नहीं कर सकते, उनको उस पर साइन करने ही पड़ते हैं। मनी बिल जो आता है वो अनुच्छेद हमारे पास आर्टिकल 110 के तहत आता है। ठीक है जी, मनी बिल किस आर्टिकल में आता है, तो जो हमारे पास आर्टिकल 110 है, जो मनी बिल को पास करने के लिए लोकसभा में ही पास करवाया जाता है, राज्यसभा में उसको भेजा जाता है, राज्यसभा उसको रिटर्न कर देता है, तो कोई ज़रूरत नहीं है। जो हमारे पास मनी बिल है वो उसको पास कहाँ किया जाता है, लोकसभा में किया जाता है, राज्यसभा में उसका कोई रोल नहीं होता है। राष्ट्रपति उसको रिटर्न नहीं कर सकते, राष्ट्रपति को उसमें साइन करने ही पड़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या कहा गया है। वर्ष 1975 में आपातकालीन की उद्घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। जब 1975 में हमारे पास नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी, 1975 में जो इमरजेंसी लगाई गई थी, तो उस टाइम जो राष्ट्रपति जो थे वो कौन थे, तो वो थे फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी। 1975 में जब हमारे पास इमरजेंसी लगाई गई तब उस इमरजेंसी के दौरान जो भारत के राष्ट्रपति हुआ करते थे वो कौन हुआ करते थे, फखरुद्दीन अली अहमद हुआ करते थे। और 1975 में जब इमरजेंसी लगाई गई तब जो भारत की जो प्राइम मिनिस्टर थी, प्रधानमंत्री थी, वो कौन थी, श्रीमती इंदिरा गांधी जो थी वो भारत की प्रधानमंत्री हुआ करती थी। और राष्ट्रपति कौन हुआ करते थे, फखरुद्दीन अली अहमद जो हुआ करते थे भारत के राष्ट्रपति हुआ करते। ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये बड़ी बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि भारत पे इम्पीचमेंट की प्रोसेस चलानी हो तो कौन सा अनुच्छेद उसके बारे में बात करता है, तो अनुच्छेद 61 जो है उसके बारे में बात करता है। ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द राइट आंसर कि अगर राष्ट्रपति के ऊपर अगर हमें महाभियोग लगाना है तो वो किस अनुच्छेद के तहत ये काम किया जा सकता है, तो अनुच्छेद 61 जो है वो हमें इसके बारे में बात करता है। ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए।
राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित जो हमारे पास लेख द्वारा अपने पद त्याग सकता है। कि जो हमारे पास राष्ट्रपति है अगर उसको क्या करना है, त्याग पत्र देना है, तो जो वाइस प्रेसिडेंट है उसके हाथों में वो जो है वो त्याग पत्र दे सकता है। ये बात बिल्कुल सही है। संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं, बिल्कुल बात सही है। जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है, जो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन है, वो किसके पास होती है, प्रेसिडेंट के पास होती है। तो जितने भी काम किए जाते हैं वो सारे के सारे काम किसके नाम पे किए जाते हैं, तो राष्ट्रपति के नाम पे किए जाते हैं। ठीक है, जो बिल फोड़ा जाता है वो किसके नाम पे फोड़ा जाता है, राष्ट्रपति के नाम पे फोड़ा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है दैट इज द राइट आंसर, कि राष्ट्रपति जी जो होते हैं वो हमारे पास भारत के पहले सिटीजन होते हैं और उन्हीं के नाम पे सारे के सारे काम किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय से उम्मीदवारों को नियुक्ति करने की शक्ति किसके पास होती है। तो लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन नॉमिनेट किए जाते हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं, तो वो किए जाते हैं भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। और जो एंग्लो इंडियन किए जाते हैं भारत में, जो एंग्लो इंडियन लोकसभा में, तो उनकी संख्या कितनी है, 2 है। बट अभी जो हमारे पास 17th जो लोकसभा चल रही है उसमें ये जो एंग्लो इंडियन वाला कंसेप्ट है उसको खत्म कर दिया गया है। ठीक है, अगर जो एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं, वो राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं, 2 एंग्लो इंडियन चुने जाते हैं लोकसभा में। लोकसभा की जो सीटें हैं वो 552 है, जिसमें हमारे पास 550 हमारे पास जो यूटी प्लस स्टेट से आते हैं, 2 उसमें एंग्लो इंडियंस होते हैं। जिसमें हमारे पास 530 जो आते हैं वो स्टेट से आते हैं, मतलब राज्य से आते हैं। और जो हमारे पास प्लस 20 जो आते हैं वो केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं, यूटीज, वहाँ से आते हैं। टोटल होगी 350 और 2 जो आते हैं ये एंग्लो इंडियंस होते हैं। ठीक है जी, तो राज्य से 530 और सबसे ज़्यादा जो आते हैं वो यूपी से सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें हैं, 81 जो सीटें हैं वो लोकसभा की हैं। उसके दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है और तीसरे नंबर पे हमारे पास वेस्ट बंगाल है। ठीक है जी, तो अगर यही कहा जाता है कि जिसने यूपी को जीत लिया उसकी सरकार बन गई, तो यूपी की सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ की हैं, यूपी की हैं, 61 सीटें हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि कहाँ पे किसकी कितनी, कहाँ से कितने बंदे नॉमिनेट किए जाते हैं, कितने बंदे चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राज्य का कार्यकारी प्रमुख कौन सा होता है, जो एग्जीक्यूटिव हेड होता है स्टेट का वो कौन होता है, तो वो कौन होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं। इनके अंडर ही गवर्नर जो राज्यपाल होते हैं वो काम करते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव द्वारा किया जाता है, तो ये क्या होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल जो वोट होता है उसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो हमारे पास बी है, तो ये इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में बड़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव द्वारा किया जाता है, एकल समीकरणीय वोट होता है, मतलब सिंगल वोट ट्रांसफरेबल वोट होता है। जो ये जो इलेक्शन होते हैं ये कौन से होते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, अप्रत्यक्ष रूप के इलेक्शन होते हैं। इसको राइट डाउन कर लेना और ये ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति का संबंध कहाँ से था। जो आज़ाद भारत था उसके जो पहले राष्ट्रपति थे उनका जो संबंध था वो कहाँ से थे, वो किस स्टेट से थे, तो वो कहाँ से थे जी, बिहार से थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वो भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे, तो वो कहाँ, किस राज्य के थे, तो कहाँ के थे जी, बिहार के थे। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे पास रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया ऑन द स्पेसिफिक यूनियन स्टेट फिजिकल रिलेशन आर मेड बाई, कि जो हमारे पास विशिष्ट संघ राज्य को संबंधों पर भारत के राष्ट्रपति को सिफारिश करने के द्वारा सिफारिशें किसके द्वारा की जाती हैं। तो जो हमारे पास राष्ट्रपति को इसकी सिफारिशें किसके द्वारा की जाती हैं, कि राष्ट्रपति को सिफारिश देने वाला कौन होता है, तो फाइनेंस कमीशन होता है, वित्त आयोग। कि आपको जो राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति को सिफारिश की जाती है कि राज्यों को कितने पैसे भेजने हैं, तो उनकी जो सिफारिश करता है वो वित्त आयोग करता है, फाइनेंस कमीशन करता है, जो आर्टिकल 280 के तहत आता है। अनुच्छेद 280 में किसकी बात की जाती है, वित्त आयोग की बात की जाती है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कितने राष्ट्रपतियों के द्वारा 2 बार कार्यकाल संभाला गया है।
तो जो हमारे पास ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जिनके द्वारा कॉन्टिन्यूटी में 2 बार राष्ट्रपति के पद पर वो रहे हुए हैं, तो वो कौन है? इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो भारत के 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द राइट आंसर। श्री जो डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी है, इन्हीं के नाम पे हम क्या, इन्हीं के जन्मदिन के रूप में हम क्या बनाते हैं, टीचर डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, और ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। और पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? जो हमारे पास डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी ही थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? ठीक है, कि जो हमारे पास राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाने की जो प्रोसेस होती है वो किसके पास होती है? तो पार्लियामेंट के पास होती है ना। तो लोक मतलब इसमें से जो संसद है, संसद मतलब जो हमारे पास लोकसभा प्लस राज्यसभा, किसी में भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की जो प्रोसेस है वो चलाई जा सकती है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है? निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किस किस को नियुक्त किया जाता है? जो भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं उसकी जो अपॉइंटमेंट है वो भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जो कैग है, ठीक है जी, जो कैग है ये किस में आता है? तो जो कैग है हमारे पास अनुच्छेद जो आर्टिकल है हमारे पास 148 के तहत कैग की बात की जाती है। जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आते हैं, जो आर्टिकल हमारे पास 78 के तहत आते हैं। जो हमारे पास गवर्नर जो होते हैं राज्य के, वो जो आते हैं वो हमारे पास अनुच्छेद 163 के तहत आते हैं। कि जो हमारे पास गवर्नर जो होते हैं राज्य के, उनकी जो अपॉइंटमेंट की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर है। सारी की सारी बातें बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सर्वोच्चतम न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं तो उनकी नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति जी के द्वारा ही की जाती है। ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का जो हमारे पास कंप्यूटर जो हमारे पास निरंकक एंड महालेख निरीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, जिसे कैग कहा जाता है? तो कैग की जो नियुक्ति की जाती है वो भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और ये आर्टिकल 280 के तहत आती है। अनुच्छेद जो कैग काम करता है वो आर्टिकल 280 में 148 के तहत आता है। कैग किस आर्टिकल के अनुच्छेद में आता है? आर्टिकल 148 के तहत आता है। अनुच्छेद 148 में किसकी बात की गई है? कैग की बात की गई है। भारत के निरंकक और महालेख और प्रेक्षक की बात कहाँ पे की गई है? तो इसमें कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव करने वाले निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। कि जो भारत के राष्ट्रपति के चुनावों का जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें कौन कौन जो बंदा होता है वो शामिल होता है? तो इसमें से कौन कौन सा शामिल होता है? संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य होते हैं, बिल्कुल बात सही है। जो हमारे पास राज्य की विधानसभाओं के दोनों सदनों के जो सदस्य होते हैं वो इसमें जो होते हैं वो शामिल होते हैं। दोनों सदन नहीं होते राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। सभी राज्य के जो हमारे पास लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द ऑल द स्टेट, नेक्स्ट है नहीं, लेजिस्लेटिव हमारे पास बोथ द हाउसेज ऑफ द स्टेट नहीं, ये बात गलत है क्योंकि हमारे पास राज्य की जो हमारे पास लेजिस्लेटिव असेंबली ही शामिल होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल इसमें शामिल नहीं होती है। तो ये बात क्या होगी? गलत होगी। सभी राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही है। जो हमारे पास विधानसभाएं होती हैं उन्हीं के सदस्य होते हैं। जो दिल्ली और जो पौंडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही है। जो हमारे पास यूटीज हैं कौन सी, दिल्ली और पौंडुचेरी, उसकी जो हमारे पास लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके बंदे भी राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेते हैं। तो इससे हमारे पास कौन सी ऑप्शन सही होगी? ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द राइट आंसर। क्योंकि जो हमारे पास सेकंड था उसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल की भी बात की गई थी, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग नहीं लेता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल की रिक्ति को कब तक भरा जा सकता है? तो मैक्सिमम कितना टाइम चाहिए जो राष्ट्रपति की जो वैकेंसी है उसको फिल करने के लिए? तो राष्ट्रपति की वैकेंसी को फिल करने के लिए कितने टाइम चाहिए? 6 महीने।
विद इन 6 मंथ हमें राष्ट्रपति के जो इलेक्शन है वो करवाने पड़ते हैं, उनकी जो वैकेंसी है उसको भरना पड़ता है। ऑप्शन नंबर जो बी है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कानून के किसी भी प्रश्न पर भारत के सर्वोच्चतम न्यायालय की सलाहकार राय लेने का अधिकार किसके पास होता है? तो राष्ट्रपति जो है वो सुप्रीम कोर्ट से क्या ले सकता है? सलाह ले सकता है। और ये राष्ट्रपति के ये पावर किसके पास होती है? तो राष्ट्रपति के पास होती है, जो हमारे पास आर्टिकल 143 के तहत आती है कि अगर राष्ट्रपति को कोई भी सलाह लेनी है किसके सुप्रीम कोर्ट से, तो सुप्रीम कोर्ट से जो सलाह लेने के लिए जो अनुच्छेद है जो बात करता है वो 143 इसके बारे में बात करता है। ऑप्शन नंबर जो बी है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब तक भारत के राष्ट्रपति के जो हमारे पास सर्वसहमत चुनाव का एकमात्र उदाहरण कौन सा है? कि जो हमारे पास अभी तक एकमात्र उदाहरण है जहां जब कोई भी इलेक्शन नहीं करवाए गए थे, सर्वसहमति से राष्ट्रपति का चुनाव किया गया था, तो वो जो है हमारे पास कौन से राष्ट्रपति थे? तो वो कौन से राष्ट्रपति थे जिनका सर्वसहमति से हमारे पास इलेक्शन में वो जीते थे? तो वो कौन थे? जो हमारे पास नीलम संजीव रेड्डी जो थे, वो भारत के जो पहले राष्ट्रपति, एकमात्र राष्ट्रपति थे जिनके लिए इलेक्शन नहीं करवाए गए थे। वो सर्वसहमति से उनको क्या चुना गया था? भारत का राष्ट्रपति चुना गया था, नीलम संजीव रेड्डी जी को। ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है? योजना आयोग के सदस्य जो हमारे पास 22 चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन होते हैं, वित्त आयोग के अध्यक्ष, केंद्र शासित प्रदेशों के जो प्रशासनिक होते हैं उनको चूज किया जाता है। तो इसमें से जो हमारे पास सही ऑप्शन क्या है? तो हमारे पास जो हमारे पास 22 चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन होता है, ये नहीं होते। 22 चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन राष्ट्रपति के द्वारा नहीं चुने जाते। जो हमारे पास ये जो अध्यक्ष होते हैं, तो ये दोनों के दोनों अध्यक्ष राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। दूसरा और तीसरा जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को शेयर और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, और वहां पे जो बेल आइकन बटन है उसको भी प्रेस करना नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन एक भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के लिए संवैधानिक रूप से अधिकृत है? तो ये किसके पास पावर होती है कि किसी भी क्षेत्र को वो अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है? तो ये सारी की सारी जो पावर होती है ये राष्ट्रपति के पास होती है। ये राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है कि वो भारत के किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे काम कौन करता है? तो हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं वो उनके पास ये पावर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है लेकिन राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता, ये युक्ति निम्नलिखित में से किस पर लागू होती है? तो ये किस पे लागू होती है? राष्ट्रपति पे लागू होती है। कि जो हमारे पास जो वे राष्ट्र को प्रतिनिधित्व करता है, भारत का रिप्रेजेंटेशन कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं। बट वो राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है, वो कौन करता है? तो प्रधानमंत्री जी करते हैं। तो इसमें से जो हमारे पास ऑप्शन डी है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके पास भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग प्रस्ताव को आरंभ करने की शक्ति होती है? संसद के दोनों सदनों के पास। तो जो हमारे पास राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाया जाता है वो संसद के किसी भी सदन में चलाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर जो डी है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान राष्ट्रपति को साधारण परिस्थितियों में राज्यपाल के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए प्रावधान करने के लिए अधिकृत करता है। कि जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है वो गवर्नर है उनकी पावर से उनके कर्तव्यों को करने के लिए पावर देता है। तो वो किस आर्टिकल के तहत ये पावर मिलती है? तो अनुच्छेद 160 के तहत जो राष्ट्रपति है वो गवर्नर की पोस्ट पे, गवर्नर के जो काम होते हैं राज्य में उनको अपने अधीन रह के कर सकता है, उसको अपनी पावर के अनुसार कर सकता है। और अनुच्छेद 160 उसके बारे में बात करता है। ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द राइट आंसर। अगर गवर्नर के जो काम है वो प्रेसिडेंट को करने हैं तो इसकी पावर कौन सा अनुच्छेद देता है? तो अनुच्छेद 160 उसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है? तो राष्ट्रपति का एक विशेषाधिकार नहीं है इसमें से, तो वो कौन सा नहीं है? जो हमारे पास रिटर्निंग ऑफ द फाइनेंशियल बिल फॉर द रिकंसिडरेशन, जो हमारे पास वित्त विधेयक को पुनर्निर्वाचन के लिए लौटाना,
कि राष्ट्रपति जो है वो जो मनी बिल होता है उसको वापस नहीं लुटा सकता, लोकसभा को उनको उस पर साइन करने ही पड़ते हैं। पुनर्विचार के लिए एक सामान्य बिल को पास करना, ये बिल्कुल बात सही है, ये कर सकते हैं। लोकसभा को भंग करना, ये भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, ये भी कर सकते हैं। तीनों की तीनों बातें राष्ट्रपति जी कर सकते हैं, परंतु जो हमारे पास मनी बिल होता है उसको वो वापस रिकंसिडरेशन के लिए वापस नहीं भेज सकते। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है हमारे पास कि दोनों बातें कही गई हैं। राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है, बिल्कुल बात सही है। दोनों सदनों द्वारा पारित एक विधायक संसद है, बिल्कुल बात सही है। तो ये दोनों की दोनों बातें एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रही है, तो इसका क्या है, दोनों की दोनों बातें बिल्कुल सही है। और आर जो है वो एक ही अच्छा स्पष्टीकरण दे रहा है। ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का उल्लंघन करने के आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है सदन के दोनों सदनों संसद के दोनों सदनों में, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। और ये जो है ये अनुच्छेद 61 जो महाभियोग है वो हमारे पास अनुच्छेद 61 जो है वो इसके बारे में बात करता है। और 14 दिन विद इन 14 डेज पहले जो है वो राष्ट्रपति को बताना पड़ता है कि आप पर हम ये प्रोसेस चला रहे हैं, उनको सूचित करना पड़ता है। और राष्ट्रपति इस प्रोसेस में खुद बैठ सकते हैं, ठीक है। परंतु इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अध्यादेश जारी करने की शक्ति अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति का विशेषण है कि जो हमारे पास अध्यादेश जारी करने की जो पावर है वो हमने कहाँ से ली गई है, हमारे पास वो पावर कहाँ से आई हुई है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत जो हमारे पास ये पावर ली गई है कि राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस पास कर सकता है, या तो इमरजेंसी लगी हो तब राष्ट्रपति क्या कर सकता है, ऑर्डिनेंस पास कर सकता है, या विधानसभा जो जो हमारे पास है संसद है वो भंग होगी हो तब वो क्या कर सकते हैं, ऑर्डिनेंस पास करते हैं। मतलब लोकसभा जो है वो भंग होगी हो तो जो राष्ट्रपति है वो क्या कर सकते हैं, ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की सत्ता का श्रेय भारत के राष्ट्रपति को जाता है, राष्ट्रपति को कौन सा श्रेय जाता है, ठीक है। जो हमारे पास देखिए वास्तविक एंड लोकप्रिय नहीं जी। नेक्स्ट है हमारे पास जो टेलुअर और जो हमारे पास डेजुलर ये भी नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। जो हमारे पास राजनीतिक और नामात्र नहीं, ये बात गलत है। संवैधानिक और नामात्र बिल्कुल बात सही है। तो इसमें से हमारे पास दूसरा और जो चौथा है वो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है दैट इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में सभी कार्यकारी शक्तियां निहित होती हैं। भारतीय संविधान में सारी जो कार्यकारी शक्तियां होती हैं वो किसके पास होती हैं, वो सारी राष्ट्रपति के पास होती है। जो यूनियंस जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है वो जितने भी रूल पास किए जाते हैं वो किसके नाम से इंप्लीमेंट किए जाते हैं, तो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे पास स्पेसिफाई द विच ऑफ द कास्ट शैल बी द डीम्ड टू द शेड्यूल कास्ट रेस्ट ऑफ द फॉलोइंग, जो हमारे पास ये दृष्टि करने का अधिकार कि किन जातियों को अनुसूचित जातियां माना जाना है निम्नलिखित में से किसके पास होती है, तो ये राष्ट्रपति के पास होती है। कि राष्ट्रपति के द्वारा ही ये बताया जाता है कि कौन सी जो हमारे पास जो जाति है जो अनुसूचित जाति है या जनजाति है, तो वो सारी की सारी पावर किसके पास होती है, तो राष्ट्रपति के पास ही स्पेशल पावर होती है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उन व्यक्तियों का सही क्रम है जो आरंभ से भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन रहे। तो आपको पता है कि जो सबसे पहले जो भारत के राष्ट्रपति रहे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी रहे। उसके बाद जो हमारे पास रहे वो राधा कृष्ण जी रहे सेकंड। उसके बाद जो हमारे पास रहे वो जाकिर हुसैन और फिर बीबी गिरी। तो ये जो सीक्वेंस है बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। पूछा जाए पहले राष्ट्रपति कौन थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, दूसरे कौन थे तो एस राधा कृष्ण थे, फिर जाकिर हुसैन और फिर बीबी गिरी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति पद के लिए जो चुनाव किसके द्वारा करवाए जाते हैं, तो जो हमारे पास राष्ट्रपति के पद के लिए जो चुनाव करवाए जाते हैं वो किसके द्वारा करवाए जाते हैं, भारत के चुनाव आयोग के द्वारा करवाए जाते हैं। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उनके द्वारा करवाए जाते हैं। बट ये जो इलेक्शन होते हैं ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं।
अगर इन इलेक्शन में कोई भी विवाद हो जाता है तो उसको कौन देखता है? तो इलेक्शन कमीशन नहीं देखेगा तो कौन देखेगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया देखेगा। कौन देखेगा जी? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास ये पावर होती है। अगर राष्ट्रपति के इलेक्शनों में कोई भी घपला होता है तो उसको वो देखता है। ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्यालय की अवधि के दौरान भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ किसी भी कानून की अदालत में कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। क्या ये बात बिल्कुल सही है? यह गलत है। ठीक है जी। जो हमारे पास दूसरी है, राष्ट्रपति का कार्यकाल संविधान से ऊपर है। ठीक है, इसमें जो है हमारे पास जो ए है वो बिल्कुल सही है। जो हमारे पास ए है वो क्या है? बिल्कुल सही है। और आर भी क्या है? बिल्कुल सही है। जो हमारे पास ए जो है वो बी, जो हमारे पास ए जो है वो, जो आर है वो ए की ढंग से एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द राइट आंसर। कि हमारे पास अगर जब तक राष्ट्रपति अपनी पोस्ट पे है तो उनके ऊपर कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। किसी भी अदालत में उनके ऊपर कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। बिल्कुल बात सही है। ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के कार्यालयों में रिक्त होने की स्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का पालन करने वाला व्यक्ति होता है। अगर ना तो राष्ट्रपति वहां पे प्रेजेंट है, ना तो उपराष्ट्रपति प्रेजेंट है, तो राष्ट्रपति के जो काम है वो कौन करेगा? तो राष्ट्रपति के जो काम है, जो हमारे पास राज्यसभा के सभापति होंगे, जो राज्यसभा के सभापति होंगे वो इस कार्यभार को संभालेंगे। ऑप्शन नंबर जो हमारे पास सी है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का ये कर्तव्य है कि वे संसद के समक्ष निम्नलिखित में से किसे रखे। ठीक है, कि जो राष्ट्रपति का क्या कर्तव्य है इसमें से, तो उनका क्या कर्तव्य है? वित्त आयोग की सिफारिश, बिल्कुल बात सही है। संघ वित्त आयोग की सिफारिश, रिकमेंडेशन ऑफ द यूनियन फाइनेंस कमीशन, जो सिफारिश है वो राष्ट्रपति के द्वारा रखी जाती है संसद में। दूसरी बात क्या है? जो हमारे पास लोक सेवा समिति की रिपोर्ट नहीं जी। जो हमारे पास निरंकक महालेख परीक्षक की रिपोर्ट, बिल्कुल बात सही है। जो कहेगा आता है उसकी बातें रखी जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। कहाँ पे? संसद में। राष्ट्रपति अनुसूचित जातियों का आयोग की रिपोर्ट, बिल्कुल बात सही है। तो ये तीनों की तीनों बातें बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है कि राष्ट्रपति के द्वारा ही ये सारी की सारी जो बातें हैं वो कहाँ रखी जाती हैं? तो सारी की सारी बातें वो पार्लियामेंट में पेश करते हैं। और ये जो है हमारे पास प्रेसिडेंट के ऊपर जो 50 क्वेश्चन थे वो मैंने यहाँ पे डिस्कस किए। उम्मीद करूंगा कि ये आपके आने वाले एग्जामों में आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचाएंगे। और हमारा यूसी लाइव चैनल आपको आपकी जो भी आपने एग्ज़ाम भरे हुए हैं उसमें ये हमारा जो यूसी लाइव चैनल है ये आपको हेल्प करेगा और आपकी अच्छी सिलेक्शन होगी। उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पे ऑफ करते हैं। धन्यवाद।